नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, हम लोग संघीय न्यायपालिका में अर्थात उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। इसके प्रथम भाग में मैंने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया था। द्वितीय भाग में मैंने कोलेजियम व्यवस्था को जो सेकेंड जजेज केस एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में प्रकाश में आई व्यवस्था है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग तृतीय भाग में माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय के 3 जजेज केस, अब वैसे तो 4th जजेज केस भी आ गया, लेकिन 3 जजेज केस के रूप में प्रसिद्ध है, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो जजेस केस हैं उनके द्वारा ही माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्णतः अर्थात पूर्ण रूप से विनिश्चित की गई। संविधान में जो प्रावधान है 124 के खंड 2 में वो यह है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिसे परामर्श करना वो आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। दूसरी बात इसमें जो की गई है उसके परंतु में वो ये की गई है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श करेगा। ये व्यवस्था जो थी वो चलती आ रही थी, लेकिन बाद में इसमें तरह तरह के विवाद उत्पन्न होने लगे। जैसा कि मैंने आपको पहले चर्चा किया था, जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए मुख्य न्यायाधीश के पद पर एन राय साहब को नियुक्त किया गया केशवानंद भारती के मामले के बाद, तब ये मामला थोड़ा सा विवादास्पद हो गया और तरह तरह की बातें इसमें होने लगी। माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला आया सर्वप्रथम एससी गुप्ता बनाम भारत संघ। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ EIR 1982 सुप्रीम कोर्ट केसेज 149 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मामले पर विचार किया। 7 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह निर्धारित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की प्रधानता होगी और राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अर्थात उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार जो है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। इसमें परामर्श शब्द की व्याख्या की गई, कहा गया कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं। 124 में प्रयुक्त शब्द परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। परामर्श का मतलब पूर्ण एवं प्रभावी परामर्श। राष्ट्रपति यदि परामर्श तो करेगा, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकता है। न्यायमूर्ति भगवती ने इसकी आलोचना किया था। एक तरह से इस निर्णय के बाद ये तय हो गया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की प्रधानता होगी। लेकिन इस पर डिबेट चलने लगा। यद्यपि 12 वर्षों तक ये निर्णय अस्तित्व में रहा। 1993 में 1993 में एक दूसरा मामला आया, एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इसको सेकेंड जजेस केस कहते हैं। यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस केस में न्यायालय ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में दिए गए विनिश्चय को उलट दिया और यह विनिश्चित किया
कि ये जो सेकंड जज केस था, एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993, इस मामले में कुल 9 न्यायाधीशों की पीठ थी और 7-2 की बहुमत से निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था। मुख्य न्यायाधिपति वर्मा और अन्य जो न्यायाधीश थे, 7 न्यायाधीशों ने इसके पक्ष में फैसला दिया था और 2 लोगों ने विसम्मत निर्णय दिया था। न्यायमूर्ति अहमदी ने और न्यायमूर्ति एम पंची ने अपना विसम्मत निर्णय दिया था। इसमें बहुमत ने तय किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को महत्व दिया जाएगा, जो वह अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों से, वरिष्ठ सहयोगी न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात देगा। तो अब यहाँ पर मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में एक कोलिजियम आई, जो इसमें केवल 2 न्यायाधीशों की बात थी, मुख्य न्यायाधिपति और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। इस तरह से कोलिजियम की व्यवस्था प्रकाश में आई। उसमें ये कहा गया इस निर्णय में कि जो माननीय मुख्य न्यायाधीश अपनी जो अनुशंसा करेंगे, अपना जो परामर्श देंगे, वो उनका स्वयं का व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं होगा। वो न्यायपालिका के प्रधान के रूप में अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के पश्चात वो कार्यपालिका को अपनी सिफारिश करेंगे और कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान करेंगे। यदि कार्यपालिका को लगता है कि वह व्यक्ति जिसकी सिफारिश की गई अयोग्य है, तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, सरकार को अधिकार दिया गया कि वो उस सिफारिश को लौटा सकती थी अपनी टिप्पणियों के साथ, और फिर मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में जो कोलिजियम होगी वो इस पर विचार करेगी। लेकिन यदि पुनः उस व्यक्ति की सिफारिश की जाती है, तब राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए बाध्य होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। इस निर्णय से यह स्थापित हो गया कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के द्वारा की जाएगी, न कि राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति की जो शक्ति थी वो औपचारिक रह गई और सरकार की भी शक्ति बहुत सीमित हो गई। सरकार की शक्ति अब केवल अयोग्य नियुक्तियों को रोकने तक थी। वो अगर लगता था कि किसी तरह की अयोग्यता उस व्यक्ति में है, तो वो उसके संबंध में अपनी जो राय व्यक्त करते हुए, अपना कारण बताते हुए मुख्य न्यायाधिपति को वापस कर सकता था सिफारिश उसको। लेकिन यदि न्यायाधीशों की जो समिति थी, कोलिजियम थी, अगर पुनः वो सिफारिश करती तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए। तो इस प्रकार ये जो निर्णय था, इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का उपाय किया। और इस मामले में एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के संबंध में, क्योंकि अभी तक तो ये था कि मुख्य राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त कर सकता है, लेकिन इस मामले में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अर्थात अब किसी को नियुक्त करने का जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया। तो ये सेकंड जजेस केस ने ये निर्धारित कर दिया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय में सरकार की राय की प्रधानता नहीं होगी, कार्यपालिका की प्रधानता नहीं होगी, बल्कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने 2 वरिष्ठ सहयोगी न्यायाधीशों के साथ मिलकर जो परामर्श करेंगे, उसको जो परामर्श भेजेंगे, जो सिफारिश भेजेंगे, उसको प्रदान की जाएगी। और इससे कोलिजियम व्यवस्था का जन्म हुआ। थर्ड जजेस केस को हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, थर्ड और फोर्थ जजेस केस के रूप में। और मित्रों, मैं इन केसों को अलग अलग भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं और भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्पष्ट करने के लिए
बहुत ही आवश्यक है। अतः हम इनको अलग अलग, क्योंकि अलग अलग देखेंगे तो हम विस्तृत रूप से विवेचन कर पाएंगे कि क्या पृष्ठभूमि थी और किस तरह से न्यायाधीशों ने इसमें निर्णय दिया। तो आप देखेंगे कि उस एक एक न्यायाधीशों के निर्णय का मैं जिक्र करूंगा, किस तरह से महत्वपूर्ण निर्णय आया, तो हम लोग उसको अलग अलग देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस श्रृंखला में अंतिम पार्ट में हम थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी इसमें संशय हो, कुछ भी अगर आपको लगता हो, तो आप ज़रूर अपनी राय व्यक्त करें, कमेंट करें, हमें बताएं और ये भी बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।